हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 लेसन 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी ने अपने राज्य का विस्तार कैसे करा। कंपनी ने अपने रूल को एक्सपेंड करा, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, लेकिन कैसे? ऐसा उन्होंने दूसरे इंडियन स्टेट्स को अपने कब्जे में लेकर किया। कंपनी ने अपना जितना भी अंपायर रूल एक्सपेंड किया था उसमें कंपनी की लड़ाइयाँ कम थीं, बल्कि कंपनी की पॉलिसीज़ यानी नीतियाँ ज़्यादा थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना लड़े कैसे हुआ ये सब? अगर मिलिट्री अटैक नहीं हुआ तो कैसे कंपनी ने अपने रूल को एक्सपेंड किया? अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना और फूट डालो राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। तो चलिए सबसे पहले सहायक संधि को समझते हैं। सहायक संधि को सबसे पहले लेकर आने वाले व्यक्ति थे रिचर्ड वेलेस्ली। यह नाम आपको याद रखना होगा। इस संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि इंडियन रूलर्स अपनी खुद की आर्मी यानी सेना ना रखें। अब सवाल ये है कि अगर आर्मी नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? हम लड़ेंगे कैसे? अगर कल को कोई आकर हम पर हमला कर दे तो हम कैसे बचेंगे? इंडियन रूलर्स ये सवाल पूछ सकते थे। सहायक संधि के अनुसार कंपनी ने कहा कि ऐसी कंडीशन में इंडियन रूलर्स को जो सुरक्षा या प्रोटेक्शन चाहिए वह कंपनी उन्हें देगी। कंपनी ने कहा कि अगर इंडियन रूलर्स सहायक संधि पर साइन कर लेते हैं तो वह उनके किंगडम में अपनी आर्मी रख देंगे और इसके बदले में रूलर्स को पैसे देने होंगे। इस संधि के एक तरह से फायदे और नुकसान दोनों थे। इंडियन रूलर्स को ऐसा लगता था कि अपनी आर्मी को उन्हें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, सोल्जर्स को निकालने और रखने की कोई झंझट नहीं, इसके लिए ब्रिटिशर्स तो हैं ही, वे हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि प्लासी और बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता है तो ये ज़्यादा पावरफुल हैं। दूसरा, ब्रिटिशर्स को इससे क्या फ़ायदा हुआ? वह ये कि ब्रिटिशर्स की अपनी खुद की आर्मी बनती जा रही थी और पैसा लगता नहीं था। क्यों? क्योंकि वह पैसा चार्ज कर लेते थे इंडियन रूलर से। अब ये तो मानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स में दिमाग तो बहुत था, तभी इन्होंने अपना रूल एक्सपेंड कर लिया। आर्मी आप ना रखो तो आप पर हमला करना आसान होगा। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और हमारी आर्मी लाएंगे। पैसा कौन देगा? पैसा भी तुम दोगे। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं राजा हूँ और ब्रिटिशर्स मेरे पास आए और मुझसे बोला कि आर्मी मत रखो। मैंने बोल दिया ठीक है, आर्मी नहीं रख रहा हूँ। सहायक संधि पर साइन भी कर लिया और कहा तुम्हें मैं पैसे देता रहूँगा, तुम अपनी आर्मी से मुझे प्रोटेक्ट करना। अब अगर कोई दूसरा हमला करेगा तब तो ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स ने मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे कौन बचाएगा? कोई भी नहीं प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने बड़ा दिमाग लगाकर ये पॉलिसी डिज़ाइन करी। इस तरह से अंग्रेज़ों ने बहुत सारे नवाब और राजाओं को फंसा लिया। एक चीज़ और थी, अगर इंडियन रूलर्स पैसे नहीं दे पाए या भूल गए तब क्या होगा? उस केस में उन्हें अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। इस तरह से इंडियन रूलर्स पर पेनल्टी लगती थी। इस संधि के अनुसार कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध और संधि करने का अधिकार नहीं था। एक और बात, कंपनी ने रेजिडेंट को अपॉइंट करना शुरू कर दिया इंडियन स्टेट्स में। इसका मतलब ब्रिटिश ऑफिसर का राजा के यहाँ पर रहना, यानी ब्रिटिश ऑफिसर राजा के महल में रहते थे और काम कंपनी के लिए करते थे। मान लीजिए मैं आपके घर में आकर बैठ गई तो क्या करूँगी? सुबह से शाम तक हर चीज़ ऑब्जर्व करूँगी, कौन कब आता है, कब जाता है, कौन क्या काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही जब ये रेजिडेंट राजा के महल में बैठेगा तो उसको भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। दरबार में क्या अच्छा है, क्या दिक्कत है, क्या बुरा है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाती थी ये कंपनी रेजिडेंट केवल कंपनी के सगे होते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेजिडेंट की मदद से इंडियन स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर करते थे, यानी हस्तक्षेप करती थी। उन्हें रेजिडेंट्स की वजह से सारी चीज़ें पता रहती थीं। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। होपफुली बच्चों आप लोगों को सहायक संधि समझ आ गई होगी।
अब अगले भाग में हम लोग मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।